यहाँ से चलो। दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश परसेप्शन के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आपका इस्तकबाल। आज का हमारा जो टॉपिक है क्वांटम संख्याएं, आओ हम इस पे बात करते हैं मित्रों। देखो मित्रों, मैं इस टॉपिक को आज थोड़ा सा लिंक करता हूँ। जो हमने पढ़ा है पुराना, उसके ऊपर बात करते हैं। इसकी जो पिछली क्लास थी, हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है। ठीक है ना। फिर पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की हमने पढ़ी थी अवस्थाएं क्या होती है। पदार्थ हमने कहा था कि ठोस अवस्था में हो सकता है, पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकता है, पदार्थ जो होता है गैस अवस्था में हो सकता है, पदार्थ जो होता है हमने कहा था कि प्लाज्मा अवस्था में हो सकता है, और पदार्थ जो है लास्ट हमने कहा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था में हो सकता है। बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट अवस्था में हो सकता है। इसके बारे में बात किया था हमने पिछली बार। फिर हमने ये कहा था कि फिर उसके बाद में कहा था इस पदार्थ का छोटे छोटा भाग जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे हमने कहा था परमाणु। क्या था, फिर परमाणु की बात की थी। और परमाणु के अंदर हमने जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमने ये कहा था कि परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है ना। और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन इसकी चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर देखी थी कि नाभिक का आकार कितना होता है, परमाणु का आकार कितना होता है। ये सब हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं मित्रों। फिर हमने ये कहा था कि परमाणु है, इस परमाणु में प्रोटॉन प्रोटॉन के बारे में चर्चा किया था कि हमने कहा था देखो ईट पग नाच। फिर हमने ये चाहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं। इसकी खोज जो है थॉमसन के द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी और जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। फिर इन पे चार्ज हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। फिर हमने कहा था चार्ज जो होता है कूलाम के अंदर यदि हमने बात किया था तो हमने कहा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इस पे चार्ज होता है माइनस में। यहाँ प्लस के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है और यहाँ पे चार्ज जीरो होता है। फिर हमने कहा था इसी के अंदर यहाँ का जो हमने कहा मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, हमने कहा था जो द्रव्यमान होता है या जिसको कहते हैं मास कहते हैं, तो इसका बहुत 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यहाँ पे 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेट इसका द्रव्यमान जो निकाला था एमयू के अंदर, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। तो सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में जानकारी ली थी, फिर परमाणु के बारे में जानकारी ली थी, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी ली थी। फिर इसी के साथ में हमने कहा था टॉपिक को लिंक करने के लिए बात बता रहा हूं, इसी के साथ हमने बात की थी मित्रों एटॉमिक मॉडल पे। क्या बात किया था, एटॉमिक मॉडल पे बात की थी। और एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले डॉल्टन का मॉडल डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद में हमने कहा था फिर डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि रदरफोर्ड या फिर पलक पुडिंग मॉडल के बारे में जानकारी ली थी, है ना। फिर उसके बाद में हमने कहा था रदरफोर्ड का मॉडल। और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद के अंदर हमने पढ़ा था मित्रों बोहर का मॉडल, ये बोहर मॉडल। और बोहर मॉडल के बाद में लास्ट हमने ये पढ़ा था, लास्ट की जो क्लास थी हमारी, हमने उस पर ये बात की थी मित्रों, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, ये हमने लास्ट पढ़ा था मित्रों, अनिश्चितता का सिद्धांत। तो जरा टॉपिक को लिंक कीजिए। ये एटॉमिक मॉडल के बारे में कहा था डॉल्टन, प्लग पुडिंग, रदरफोर्ड, बोर और लास्ट सोमरफील्ड भी लिखा था। चूंकि ये जनरल केमिस्ट्री की क्लास है इसलिए मैं आपके सामने सोमरफील्ड मॉडल की चर्चा नहीं कर रहा हूं, हम आगे ये बात कर रहे हैं मित्रों। फिर उसके बाद में हमने कहा था कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही क्षण पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके वेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता, यह हाइजेनबर्ग ने कहा था। उसके बाद में आती है क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं। जो हमने कहा था क्वांटम संख्या क्या होती है कि प्रोटॉन के चारों इलेक्ट्रॉन जो चक्कर मार रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं दी गई मित्रों। यदि अपन ये बात करें कि जो क्वांटम संख्याएं हैं, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर, हमने ये कहा था कि प्रोटॉन के चारों ओर क्या तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ कोष में पड़ा हुआ है, किस उपकोष में,
किस कक्षक में, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं दी गई। यानी हम ये कहेंगे कि मित्रों इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं दी गई। 4 प्रकार की क्वांटम संख्या क्या होगी मित्रों, दी गई। यानी अगर क्वांटम संख्या की अपन बात करें तो कहते हैं उसको मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर दूसरी बोलते हैं द्विगुणसी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं मित्रों, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको द्विगुणसी क्वांटम संख्या को एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर आती है तीसरी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या होती है मित्रों, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर आती है चक्रण क्वांटम संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार की क्वांटम संख्या दी गई, जिसमें पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, फिर द्विगुणसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। यानी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए कितनी क्वांटम संख्या दी गई मित्रों, 4। अब एक एक का हम क्या करते हैं मित्रों, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या, इधर देखना जरा, मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसको एन से क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। किससे निर्धारित करते हैं मित्रों, एन से निर्धारित करते हैं। एक एक का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं मित्रों, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो मुख्य क्वांटम संख्या को किससे निर्धारित करते हैं, हम ये कहेंगे मित्रों एन से निर्धारित करते हैं, एन से। ठीक है ना। एन का वैल्यू जो होता है, एन का मान जो होता है, हम ये कह सकते हैं एन का मान 1, 2, 3, 4 हो सकता है। यानी एन बराबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है। इसको एन से निर्धारित करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को मान। एन का मान 1, 2, 3 और 4 हो सकता है। उसके बाद में आगे भी हो सकता है, अगर जैसे जैसे तत्वों की खोज होगी आगे निकलता रहेगा। तो हम कहेंगे कि जो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ये इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रकट करती है, और एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकते हैं। तो यहाँ पहले बात करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रकट करती है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो क्या करती है मित्रों, दूसरी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है। ये इलेक्ट्रॉन के कोष या ऊर्जा स्तर को क्या करती है मित्रों, प्रदर्शित करती है। ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एन का वैल्यू अगर 1 हो तो उसे बोलेंगे के कोष, सेल, के कोष। एन का वैल्यू अगर 2 होते हैं तो हम कहेंगे के एल कोष। एन का वैल्यू अगर 3 होता है, एम कोष, उसे कहेंगे एम कोष, सेल, एम सेल। एन का वैल्यू अगर 4 होता है, एन कोष, उसे क्या कहेंगे मित्रों, एन कोष। और मोटी बात यह है कि एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकते हैं। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं मित्रों, 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी हम बात करें मित्रों कि एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं मित्रों, 2n² रह सकते हैं, 2n² रह सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, यानी अगर मान लो हम कहेंगे n बराबर 1, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे के कोष। और के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2n² में। रखो जरा n का वैल्यू, तो एक का रखा तो कितने रखेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर n का वैल्यू अगर मैं मान लो 2 रखता हूं तो बोलेंगे उसे एल कोष। और एल कोष के अंदर 2 × 2 का पावर 2, 4 × 8 कितने, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी एल कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जब n की वैल्यू 2 आएगी तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब n का वैल्यू अगर मान लो 3 है तो हम ये कहेंगे मित्रों n का वैल्यू 2 यानी m कोष। क्या होगा मित्रों, यहाँ पे क्या होगा, m कोष। तो m कोष के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, हम 2 ×
3 की पावर हम 2 की n का वैल्यू 3 की पावर स्क्वायर लगा 3 9 दूनी कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा मित्रों 18 रहेगा। n का वैल्यू अगर 4 होता है तो हम कहेंगे के एल में n कोस होगा और n कोस में 2 इंटू हम कहेंगे 4 का स्क्वायर रखते हैं तो 16 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी अगर हम कहेंगे कि एक कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है मित्रों 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यानी n बराबर 1 होता है यानी उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा के कोस में 2 इलेक्ट्रॉन, एन कोस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एन कोस के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, एन कोस के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन यानी के कोस में 2, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं रह सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं मेरी बात। यानी मुख्य क्वांटम संख्या हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के कोष को क्या करती है प्रदर्शित करती है। मैं आगे आपको जब हम एटॉमिक नंबर जब बात करेंगे हम ये कहेंगे कि जो हम कहेंगे कि जो आवर्त सारणी में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर जब चर्चा करेंगे तो मैं इसको बताऊंगा वापस दोबारा जब मैं आऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ध्यान रखना वापस कि मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है कोष या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है और एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर रह सकते हैं। इतनी बात ध्यान रखना। और n बराबर 1 2 3 4 के एल एम एन 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने चर्चा की है। अब आगे बात करते हैं के कोष के बाद में क्या आता है मित्रों एन कोष। के कोष के बाद मुख्य क्वांटम संख्या के बाद में आती है द्विगुणसी क्वांटम संख्या। द्विगुणसी क्वांटम संख्या देखो दोस्तों अगर अपन द्विगुणसी क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं इसको एल से निर्धारित करते हैं। किससे निर्धारित करते हैं बेटा इसको एल से निर्धारित करते हैं। इसको एल से निर्धारित करते हैं। देखो यदि हम कहेंगे कि हमेशा एन का मान क्या होता है हमेशा ज्यादा हम ये कहेंगे कि एन के मान से एल का मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है कम होता है। यानी यदि अपन बात करें कि एल बराबर यानी एल का मान जो होता है हमेशा का स्टार्ट होता है 0 से फिर 1 फिर 2 और 3 हो सकता है। यानी हम कहेंगे एल बराबर 0 होता है इसका मतलब होता है हम ये कहेंगे कि एस उपकोष क्या होता है बेटा एस उपकोष। देखो वापस पीछे जाते हैं एक बार कि जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या है ये एल से निर्धारित की जाती है। ये द्विगुणसी क्वांटम संख्या जो होती है ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है मित्रों इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। यहाँ हम ये कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। उपकोष को प्रदर्शित करती है। यानी अगर आप देखे जाए तो दोस्तों हमने कहा कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है। जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या होती है इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। इसको एल से निर्धारित करते हैं। एल का मान 0 1 2 3 4 हो सकता है। यानी एल बराबर 0 इसका मतलब एस उपकोष, एल बराबर 1 यानी हम कहेंगे पी उपकोष और एल बराबर यदि 2 यानी हम कहेंगे डी उपकोष और एल बराबर 3 यानी एफ उपकोष। और हमेशा याद रखना एन का वैल्यू एल का वैल्यू 0 होता है यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा 1, एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2, एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 3 और एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 4। यानी हमेशा ये कहेंगे कि एल का मान हमेशा एन से कम होता है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो हम कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या मान हमेशा ज्यादा होता है किससे द्विगुणसी क्वांटम संख्या से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस पे ध्यान रखना है। तो हम दोबारा याद रखो कि जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या होती है इसको एल से निर्धारित करते हैं। द्विगुणसी क्वांटम संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन के किसको प्रदर्शित करती है उपकोष को प्रदर्शित करती है। और एल बराबर क्या होती है 0 1 2 3 हो सकता है। यानी एल बराबर 0 मतलब एस उपकोष, एल बराबर 1 होता है यानी पी उपकोष, एल बराबर 2 होता है यानी डी उपकोष, एल बराबर 3 होता है ना एफ उपकोष। और हमेशा एन बराबर 1 होगा यहाँ पे एन बराबर 2 होगा यानी एन बराबर 3 होगा, एन बराबर क्या होगा 4 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एन बराबर 1 यानी एल बराबर 0 यानी एस उपकोष, एन बराबर 2 एल बराबर 1 यानी पी उपकोष, हम कहेंगे एन बराबर 3 एल बराबर 2 यानी डी उपकोष, एन बराबर 4 एल बराबर 3 यानी एफ बराबर एफ उपकोष। बात यहां तक क्लियर हुआ मेरी बात। जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या होती है जो किसको प्रदर्शित करती है इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। फिर आगे अपन बात करते हैं मित्रों यहाँ पे आएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या
देखो मित्रों, यदि अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की जाती है, तो मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है, हम ये कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करता है। इसको m से निर्धारित करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करता है। इसको किससे निर्धारित करते हैं मित्रों? m से निर्धारित करते हैं। और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करता है। यानी देखो, अगर अपन पीछे वापस जाओ तो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है ये इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है। द्विगुणित क्वांटम संख्या होती है इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है जो इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है मित्रों? कक्षक को प्रदर्शित करती है। यहाँ हम कहेंगे कि एम का मान जो होता है हमेशा एल पे निर्भर करता है। एम का मान जो होता है ना, एम का मान हमेशा एल पे डिपेंड करेगा, हमेशा एल पर निर्भर करता है। यानी हम ये कहेंगे कि हम m का मान जो होता है एल पर निर्भर करता है। यानी इसका मान -L 0 प्लस एल तक होता है। यानी इसका मान -L 0 प्लस 1 प्लस एल तक हो सकता है। या कह सकता हूं कि यहाँ पे ये देखना -L 0 प्लस एल तक हो सकता है। यानी m का मान हमेशा l पर डिपेंड करता है। यानी यदि मैं कह सकता हूं इसको निकालने के लिए, कक्षक को निकालने के लिए सूत्र जो दिया गया था कि वो होता है 12+1, ये कक्षक को निकालने का सूत्र होता है। यदि हम कह सकते हैं मित्रों L बराबर 0 होता है, L बराबर 0, यानी मैं कहूंगा S उपकोष क्या होता है मित्रों? S उपकोष। S उपकोष का L का वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूं तो हम कहेंगे बेटा 2 × 0 + 1, यानी 0 × 1, यानी S उपकोष कितने बना था? केवल S उपकोष, यानी हम कहेंगे S उपकोष केवल एक कक्षक का बना होता है। L बराबर 0 यानी S उपकोष यानी हमने वैल्यू रखा तो हम कितने कक्षक का बनाता है? केवल S उपकोष केवल एक कक्षक का बना होता है, एक कक्षक का बना होता है, एक कक्षक का बना होता है, जिसका मान जो होता है कितना होता है? 0 होता है। जिसका मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। जिसका मान क्या होता है बेटा? 0 होता है, 0। देखो अभी समझ आएगा आगे यहाँ पे। यानी L बराबर 1, यानी P उपकोष हो गया बेटा, P उपकोष। L बराबर में क्या हो गया बेटा? P उपकोष। P उपकोष L बराबर 1 यहाँ रखते हैं तो 2 × 1 + 1, यानी हम कहेंगे बेटा कितना आ गया? 2 + 1 3 हो गया। यानी हम कहेंगे P उपकोष 3 कक्षक का बना होता है। P उपकोष जो होता है हम कितना कक्षक बना बेटा? 3 कक्षक का बना होता है, 3 कक्षक का बना होता है। लेकिन जिसका मान जो होगा वो क्या होगा? जिसका मान हम कहेंगे जैसे S उपकोष है एक कक्षक का बनाता है, ये कक्षक का बनाता है। S उपकोष केवल एक कक्षक बनाता है। P उपकोष 3 कक्षक बनाता है, PX, PY और PZ। क्या बेटा? PX हम कहेंगे ये PX, ये PY और PZ, जिसकी वैल्यू हम कहेंगे 0, -1 और +1 हो जाएगी। हम कहेंगे कि L बराबर 1 यानी P उपकोष मतलब 3 कक्षक का बना होता है। फिर L बराबर 2 यानी हम कहेंगे क्या होता है? D उपकोष होगा, D उपकोष। और यानी हम 2 × अगर अपन कहेंगे यहाँ पे L का वैल्यू रखते हैं 2 × 2 + 1, यानी कितना जाएगा बेटा? 5। यानी L बराबर 2 यानी D उपकोष, यानी D उपकोष कितने कक्षक का बना था? 5। D उपकोष कितने कक्षक का बना था बेटा? 5 कक्षक का बना होता है, 5 कक्षक का बना होता है। और हम बना होता है वो 5 कक्षक कौन कौन से होता है? यदि हम कहेंगे 1 1 2, ये 3 है ना, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, आगे पेज ले लेते हैं अपन। यानी हम ये कह सकते हैं L बराबर 2 यानी D उपकोष कितने कक्षक बना था? 5 कक्षक बना था, जिसकी वैल्यू क्या होती है? तो हम कहेंगे यहाँ पे वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 0 हो सकती है, या -1 या -2 या +1 और +2 हो सकती है मित्रों। आगे फिर देखो अगले पेज पे बात कर लेते हैं इसकी बात। फिर L बराबर हम कहेंगे, देखो यहाँ पे ले आता हूँ थोड़ा ऊपर इस जगह पे, यहाँ पे ले आते जगह है। हम ये कहेंगे कि L बराबर अगर मान लो मैं 3 रखता हूँ तो L बराबर 3 का मतलब क्या होता है मित्रों? SPDF उपकोष होगा, F उपकोष होगा। क्या होता है? F उपकोष। और 12+1 के अंदर फार्मूला लगते हैं, 12+1 में फार्मूला लगता है तो कितना जाएगा? तो 2 × 3 + 1, यानी F उपकोष कितने कक्षक का बना होता है? यानी F उपकोष 7 कक्षक का बना होता है। F उपकोष क्या होता है मित्रों? 7 कक्षक का बना होता है, 7 कक्षक का बना होता है, 7 कक्षक का क्या होता है? बना होता है। यानी इसकी वैल्यू 7 कक्षक है 1, इसको अपन दिखा नहीं सकते, त्रिआयामी होता है 1 2 3 4 है ना, 5 यानी 6 और 7, जिसकी वैल्यू क्या होगी मैंने? 0 -1 -2 -3 +1 +2 एंड +3 तक हो सकती है।
यानी L बराबर 3 मतलब F ऑफ कोर्स। जरा पीछे वापस जाइए तो मैं ये बताऊंगा मित्रों कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निकालने के लिए कितने प्रकार की क्वांटम संख्या दी गई, 4 प्रकार की। पहली कौन सी थी, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के कोष को प्रदर्शित करती है। इसको n से निर्धारित करते हैं। n का मान 1 2 3 4 हो सकता है, यानी k कोष, l कोष, m कोष, n कोष। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 2n² हो सकते हैं। यानी k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में हम कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, केवल एम कोष के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या। फिर द्विगुणित क्वांटम संख्या जो होती है ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। यानी एल बराबर 0 यानी एस उपकोष, एल बराबर 1 यानी हम कहेंगे पी उपकोष, फिर डी उपकोष, फिर हम कहेंगे एफ उपकोष। फिर उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है। यानी हमें क्या करती, किसको प्रदर्शित करती है, कक्षक को प्रदर्शित करती है। और एम का मान किस पे डिपेंड करता है, हमेशा एल पे डिपेंड करता है। तो यानी इसके लिए फार्मूला क्या दिया, 2l + 1। 2l + 1, एल का वैल्यू 0 है, यानी एस उपकोष, एस उपकोष कितने कक्षक का बना होता है, केवल एक कक्षक का बना होता है। फिर एल बराबर 1 यानी पी उपकोष, पी उपकोष कितने कक्षक का बना होता है, हम कहेंगे 3 कक्षक का बना होता है। इसकी वैल्यू जिसका मान px py pz होती है, मान 0 -1 या +1 हो सकता है। फिर एल बराबर यदि अपन कह सकते हैं 2, एल बराबर 2 यानी हम कहेंगे मित्रों sp, डी उपकोष कहेंगे, डी उपकोष कितने कक्षक का बना होता है, 5 कक्षक का बना। 12 + 1 में फार्मूला रखते हैं तो 5 कक्षक का बना होता है, जिसकी वैल्यू हम ये कहेंगे कि 0 -1 -2, उधर की तरफ जाएंगे +1 +2 हो सकती है। जिसका मान क्या हो सकता है, तो हम ये कहेंगे, अगर और केमिस्ट्री में जाते हैं तो इनका मान जो होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा लिख देता हूं, इसका मान हम ये कहेंगे जो 5 कक्षक है इसका जो मान होगा, ये 5 कक्षक है, इसका मान जो होगा, इसका जो नाम होगा, हम कहेंगे dz², है ना, dxy, dyz, डी हम कहेंगे dx² - y², है ना, और डी हम ये कहेंगे dxy dyz dzx। ये हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू। तो dz² होती है, dxy होती है, dyz होती है, dzx होती है, dx² - y²। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, क्यों बदलती रहती है, -1 यहाँ पर -1 या -2, यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या होगी बेटा +2। ये इसकी वैल्यू हो सकती है। ये केमिस्ट्री की थोड़ी सी भाषा में आपके साथ में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में हमने कहा कि l बराबर 3 यानी एफ उपकोष में कितने कक्षक का बना था, 7 कक्षक का, जिसका मान इतना हो सकता है, -3 से लेकर +3 तक जिसका मान हो सकता है। मित्रों आगे देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, अपने एकदम क्लियरिटी में समझ आएगा। फिर उसके बाद में चौथी जो क्वांटम संख्या थी हमारी, उसका नाम मित्रों हम ये कहेंगे चक्रण क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है मित्रों, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। और जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो हम कहेंगे कि कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करती है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, विपरीत चक्रण के होते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, विपरीत चक्रण के होते हैं। यदि अपन 5वीं बात करते हैं, यहाँ पे अगले पेज पे जब बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जो चौथी क्वांटम संख्या होती है जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है, चक्रण क्वांटम संख्या जो होती है, इसको एस से निर्धारित करते हैं जी। हम ये कहेंगे कि एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों ही विपरीत चक्रण के होते हैं, जिसका मान -1, जिसका मान क्या होता है मित्रों, -12, वह +12 होता है, जिसका मान क्या था, -12 और +12 होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मान -12, दूसरे इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा, पहला +12 होगा। यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों ही क्या रहते हैं, विपरीत चक्रण वाले रहते हैं। तो यानी क्वांटम नंबर की अब अपन जब चर्चा करते हैं आगे, जब अपन ने कहा जब विकास हुआ, आगे हम कहेंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन दिए गए, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं, देखो सुनना आराम से, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं यहाँ तक ये क्वांटम संख्या पूरी होती है तो मैं यहाँ बताता हूँ। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम का आपको मालूम होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कितना 10 है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, देखो 1s2 2s2 और 2p6 आएगा, ठीक है ना। ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन, देखो एन सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 10 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे, देखो 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। देखो 2 2 4 2 6। अभी आपको ये क्या होती है, देखो इधर सुनना आराम से, जो अपन पढ़ के आए हैं, कोई क्या पढ़ के आए, क्वांटम नंबर जो पढ़ के आए, इधर सुना जरा, क्वांटम नंबर के अंदर जो पढ़ के आए हैं वो कितने प्रकार की थी, मैं देखो इस एक फॉर्मूले से समझा देता हूँ। वो 4 प्रकार की थी। एक तो मुख्य क्वांटम संख्या थी, दूसरी क्या थी बेटा, द्विगुणित क्वांटम संख्या थी, तीसरी क्या थी, चुंबकीय क्वांटम संख्या थी, चुंबकीय क्वांटम, चौथी क्या थी बेटा, चक्रण क्वांटम संख्या थी, चक्रण क्वांटम संख्या थी। देखो मुख्य क्वांटम संख्या, देखो ये देखो कोष को प्रति, ये क्या कोष है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। ये क्या मित्रों, मुख्य क्वांटम संख्या है। ये क्या मित्रों, हम ये कहेंगे कि इसको क्या कहेंगे मित्रों, मुख्य क्वांटम संख्या कहेंगे। अब देखो आगे सुनो, फिर उसके बाद में ये देखो एस, यहाँ पे ये देखो पी, ये क्या है मित्रों, यहाँ पे द्विगुणित क्वांटम संख्या, क्या बेटा, ये द्विगुणित क्वांटम संख्या, क्या द्विगुणित, एजीमुथल क्वांटम संख्या द्विगुणित, ये भी क्या बेटा, द्विगुणित क्वांटम संख्या है।
ये क्या है, द्विगुणसी। और ये वाली जो थी अपन बात करते हैं मित्रों, हमने ये कहा था, ये वाली देखो वापस बताता हूँ, ये वाली क्या है मित्रों, मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, आगे बताऊंगा आपको। ये मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं मित्रों, यदि अपन चर्चा करते हैं, देखो फिर उसके बाद में हमने कहा ये मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 आगे चलती जाएगी ये, फिर उसके बाद में ये द्विगुणसी क्वांटम संख्या होगी। फिर उसके बाद में हमने कहा कि जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो कक्षक को प्रदर्शित करती है, यानी एस उपकोष केवल एक कक्षक का बना होता है, जिसमें एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फिर एस कक्षक में देखो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। फिर हमने कहा था पी कक्षक जो होता है उसके अंदर हमने ये बताई थी, पी कक्षक में क्या होता है मित्रों, हमने कहा कि पी कक्षक जो होता है ना, जो 3 कक्षक का ना, पी जो उपकोष होता है वो 3 कक्षक बनाता है। देखो ये बताया था मैंने आपको, यहाँ पे देखो पी उपकोष जो होता है वो 3 कक्षक का बना होता है। यहाँ पे देखो बताया था मैंने, पी उपकोष जो होता है कितना कक्षक का बनाता है, यहाँ पे अगले पे आओ, ये देखो पी उपकोष जो होता है, ये देखो पी उपकोष, और पी उपकोष के बाद में अगला जो पॉइंट, पी उपकोष 3 कक्षक का बना होता है। ये देखो एस एल बराबर 1, यानी पी उपकोष, और पी उपकोष कितने कक्षक का बना, देखो 3 कक्षक का बना होता है, जिसकी वैल्यू 0 -1 और +1 होती है, जिसका मान पी एक्स पी वाई और पी जेड हो सकता है। यानी यहाँ समझ आया, यानी पी उपकोष 3 कक्षक का बना होता है, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 2 2 2, यानी हम ये कहेंगे कि पी उपकोष कितने कक्षक बनाता है, मैं बताता हूँ 3 कक्षक, ये 1 ये 2 और ये 3, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तब टोटल मिला के यहाँ पे कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया। तो मुख्य क्वांटम संख्या देखो ये 1 2 2, ये मुख्य क्वांटम। द्विगुणसी क्वांटम संख्या ये देखो एस एस पी। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो भरे कक्षक को बता रही है, और उसके अंदर चक्रण क्वांटम संख्या में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों ही विपरीत चक्रण के होते हैं। इस प्रकार हमने कहा क्वांटम संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने में सबसे महत्वपूर्ण संख्या किसकी होती है, क्वांटम संख्या। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, और अपन यहाँ तक जैसे हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, अब हम सोडियम का एग्जाम्पल से आगे और बात करते हैं, थोड़ी सी आगे आपसे बात करता हूं, तुम्हें और समझ आ जाएगा मित्रों। देखो जैसे मैंने ये लिया, मैं ये कहता हूं, हम यहाँ कहते हैं कि क्लोरीन ले लो आप। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप मालूम है कितना होता है मित्रों, 17 होता है ना। यहाँ देखते हैं 17 इलेक्ट्रॉन भरे, देखो 1s2, यहाँ पे 2s2, ये सब वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे क्या हो जाए बेटा 3s2, क्योंकि देखो यहाँ आपको मालूम होगा कि दो दूसरे उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैक्सिमम 8 रहते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो मैंने एक चीज पहले बताई थी कि मैक्सिमम दूसरे उपकोष के अंदर, ये देखो दूसरे उपकोष के अंदर जो होते हैं केवल कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे उपकोष में 2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, केवल 8 ही रह सकता है। तो 1s2 2s2 2p6, यानी कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8। अब देखो तीसरे कोष में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन तक जा सकता है। देखो आगे बताते हैं आपको ये मित्रों, ये सुनना आराम से। यानी अगर अपन बात करें मित्रों, देखो फिर उसके बाद में मैंने क्लोरीन 17 लिया, तो 1s2 2s2 2p6, यानी हमने कहा दूसरे उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8। तीसरे उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 18। 3s2 3p6 और 3d10 हो जाएगा। यहाँ देखो मित्रों ये कितना हो जाएगा, 3d10, यानी हम ये कहेंगे ये देखो 10 6 16 2 18, यानी तीसरे उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मित्रों, 18। यानी एस में कितने 2, पी में कितना आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितना आएगा 10 आएगा। कैसे 10 आएगा, देखो हमने कहा था कि एस उपकोष केवल एक कक्षक का बना होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी उपकोष केवल पी हमने कहा पी जो उपकोष होता है वो 3 कक्षक का बना होता है। डी उपकोष कितने कक्षक बनाता है, 5 कक्षक का बना होता है। एफ उपकोष कितने बनाता है, 7 कक्षक बनाता है। एस उपकोष केवल एक कक्षक का बनाता है जिसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी उपकोष कितने कक्षक का बनाता है, 3 कक्षक का बनाता है जिसमें कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी उपकोष कितने कक्षक का बनाता है, 5 कक्षक का बनाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10। ये डी उपकोष 5 कक्षक का बनाता है जिसके इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। ये देखो मैंने यहाँ पे अभी बताया था आपको, देखो ये देखो डी उपकोष जो होता है, हमने कहा था ये देखो डी उपकोष होता है 5 कक्षक का बनाता है जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी +हाफ n -हाफ होगी मित्रों। बहुत बढ़िया से समझ रहे मित्रों, समझ में आ रहा होगा। ये 3s2 3p6 3d10। अब अपन क्लोरीन 17 है तो इसका मतलब कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 6 10, 2 12, और यहाँ पे हमने कहेगा 12 और 3 3 के अंदर 3p5 आ जाएगा, और 10 यहाँ पे कॉन्फिगरेशन रह जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3p5 आ जाएगा। ये देखो इतना 17 में कितना आ जाएगा, 1s2 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17, 3p6 ना होगा, क्या होगा 3p5 होगा। क्लोरीन क्या हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो हमने ये बताया कि वो मुख्य क्वांटम संख्या इसमें कौन सी होगी, अगर अपन कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पे देखो 3 आ रही है, उसके बाद द्विगुणसी क्वांटम संख्या यहाँ पे p आ रहा है। चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर हम कहेंगे कि चुंबकीय मतलब कक्षक को 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, और चक्रण में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों विपरीत चक्रण के होते हैं। तो ये जो क्वांटम संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने में सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि मुख्य क्वांटम संख्या होती है, फिर द्विगुणसी होती है, फिर चुंबकीय होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है कोष को प्रदर्शित करती है, फिर उसके बाद में द्विगुणसी क्वांटम संख्या उपकोष को प्रदर्शित करती है, फिर चुंबकीय क्वांटम
संख्या जो होती है ना, ये हम कहेंगे कक्षक को प्रदर्शित करती है, और चक्रण क्वांटम संख्या होती है ये कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करती है। यानी हम कहेंगे कि ये सब बातें चलती है। तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, एल की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, एम का वैल्यू जो होती है हमेशा एल पे डिपेंड करता है, एस उपकोष केवल एक कक्षक का बना होता है, 12+1 में रखते हैं, पी उपकोष 3 कक्षक बनाता है, डी 5 का बनाता है, एफ 7 का बनाता है, उसके मान भी हमने बताया। और लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं मित्रों, विपरीत चक्रण के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताने के लिए कितने क्वांटम संख्या दी गई, 4 प्रकार की क्वांटम संख्या दी गई। अब अगर आगे हमने बताया सोडियम के लिए भी मैंने बताया, और आगे हमने किसके लिए बताया, तो जरा सोडियम के लिए ले लो वापस। तो यहाँ पे अगर अपन चर्चा करते हैं मित्रों, अगर सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मित्रों, 10 होता है। तो 10 लो 1s2 2s2 2p6 हो गया। अगर मान लो अब अपन 11 12 13 14 की बात करते हैं, और इसका कॉलोनी का कितना होता है, 17 होता है, तो यहाँ पे इसको 17 तक लिया है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या, ये जो जाएगा इस जगह पे कितना आ जाएगा, 3p5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा मित्रों, 3p5 आ जाएगा, 3p5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाएगा मित्रों, 17 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई। अगर 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3p6 में जाएगा, फिर 19 वाला इलेक्ट्रॉन होगा 3d1 में जाएगा, 20 वाला इलेक्ट्रॉन 3d2 में जाएगा, 21 वाला इलेक्ट्रॉन 3d3 में जाएगा, फिर उसके बाद 22 वाला इलेक्ट्रॉन 3d5 में जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्धपूरित अवस्था होती है, पूर्ण पूरित अवस्था क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है बजाय 4 की तुलना में। तो 5 ज्यादा हम कहेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है, केमिस्ट्री में चले जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। यहां तक आप बात करते हैं कि ये सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पे बात करते हैं, तो कहेंगे कि जो होती है कि जो क्वांटम संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है मित्रों। तो यहां से अब अगली बात करेंगे हम क्वांटम संख्याओं के बाद में एटॉमिक नंबर पे आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगली वाली जो क्लास होगी हमारी, हम उस पे एटॉमिक नंबर पे यानी परमाणु क्रमांक पे, उसके बाद में एटॉमिक मास पे, परमाणु द्रव्यमान पे, आइसोटोप पे, समस्थानिक पे, आइसोबार पे, समबारिक पे, आइसोन्यूट्रॉनिक पे बात करेंगे, सम न्यूट्रॉनिक पे बात करेंगे, और उसके बाद के अंदर हम कहेंगे मित्रों ये जो यूज है समस्थानिकों यूज है उस पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों थैंक यू। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए